brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। मणिपुर के बाद चलते हैं अब सुप्रीम कोर्ट। एक महिला है, उनकी उम्र 27 साल। हम उनका नाम नहीं बता सकते। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। ये महिला अब तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं। उन्हें प्रेग्नेंट हुए 26 हफ्ते या लगभग 6.5 महीने बीत चुके हैं। उन्होंने अदालत में अर्जी लगाई है कि उन्हें ये तीसरा गर्भ गिराने की अनुमति दी जाए। अनुमति क्यों? क्योंकि कानूनन गर्भ गिराने की सीमा 20 हफ्ते की ही है, तो डॉक्टर उनका अबॉर्शन करने से मना कर रहे हैं। लिहाजा महिला कोर्ट की शरण में है। महिला का तर्क है कि इससे पहले उनकी 2 डिलीवरीज सी सेक्शन डिलीवरी थी। सी सेक्शन यानी जिसे हम सिजेरियन कह देते हैं, इन्हें गर्भाशय में चीरा लगाना और बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकाल लिया जाना, फिर टाके लगा देना। एक सर्जरी है, छोटी सी, बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन। आम डिलीवरी में महिला को जोर लगाना होता है तो बच्चा कुदरती रूप से वजाइना से बाहर आता है। अमूमन जब महिलाओं को पहला बच्चा सी सेक्शन होता है तो बाकी बच्चे भी सी सेक्शन से ही पैदा होते हैं। ये आम केस की बात है, अपवाद इसके भी होते हैं। अब जिस महिला का ये मामला है, जिन्होंने याचिका दायर की है, उनका कहना है कि वो तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है। वो और उनके पति 2 बच्चों के साथ संतुष्ट हैं। उन्होंने ये तर्क दिया कि वो शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से गर्भावस्था को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 11 अक्टूबर को इस केस को 2 जजों की बेंच ने सुना। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने आदेश पास किया तो दोनों जजों का ऑर्डर स्प्लिट था, यानी फैसला बटा हुआ था। एक जज अबॉर्शन के पक्ष में तो एक जज अबॉर्शन के विरोध में। कारण अपने अपने और अपनी जगह वाजिब भी थे। फिर बेंच बदली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की ट्रिपल बेंच ने इस मामले को सुनना शुरू किया। 12 अक्टूबर को भी बहस हुई और अब ये बहस 13 अक्टूबर को भी जारी है। पहले केस की टेक्निकल जानकारी आप ले लीजिए। अपना केस दायर करते हुए महिला ने कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें पता नहीं चला। एक बार की सुनने में ये बात कुछ अटपटी लग सकती है, लेकिन इसे थोड़ा नज़दीक से आप समझिए। दरअसल महिला ने बताया है कि वो दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद LAM यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड अपना चुकी थी। LAM क्या है? महिलाएं प्रसवोत्तर अवधि में यानी बच्चा पैदा करने के बाद वाले पीरियड में प्रेग्नेंट न हो, उसके लिए यह तरीका अपनाया जाता है। प्राकृतिक तरीका होता है। हर महीने आने वाले पीरियड लेट होते हैं और उनके प्रेग्नेंट होने की संभावना कम होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्रेगनेंसी की संभावना कम हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। अब मौजूदा केस में महिला जब प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें पीरियड लेट होने पर भी अंदाज़ा लगा नहीं। बाद में जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उन्होंने गर्भपात के लिए डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर्स ने हवाला दे दिया MTP एक्ट 1971 का, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वही 20 हफ्ते वाला नियम इसी कानून से आता है। लेकिन इस MTP एक्ट में और भी प्रावधान है और ख़ास परिस्थितियों में 20 हफ्ते से आगे के भ्रूण को भी गिराया जा सकता है। जैसे 20 हफ्ते तक शादीशुदा महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है। यौन उत्पीड़न या अनाचार से पीड़ित महिलाओं, नाबालिगों, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं या वैवाहिक स्थिति में बदलाव जैसे कुछ विशेष केस होते हैं जिनमें 2 डॉक्टर्स की राय पर 24 हफ्तों तक का समय भी दिया गया है। 24 हफ्ते बीत जाने के बाद सिर्फ मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही गर्भपात करवाया जा सकता है। अब फिर से चलते हैं इस केस पर। 6 अक्टूबर को महिला एम्स में एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुई। तब भ्रूण 25 हफ्ते और 5 दिन का था। बोर्ड ने रिपोर्ट सौंपी कि गर्भपात पर फिर से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा पैदा हो सकता है और उसके सर्वाइव करने की पूरी संभावना हेल्दी है। 9 अक्टूबर को एक केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की बेंच के सामने आया। बेंच ने महिला को गर्भपात की अनुमति दी, लेकिन अगले ही दिन केंद्र सरकार ने इस कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि कोर्ट आदेश वापस ले। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि अदालत को अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार की रक्षा पर भी विचार करना चाहिए। फिर 11 अक्टूबर को जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। अपने फैसले में जस्टिस कोहली का कहना था कि उनका न्यायिक विवेक इस अर्जी को स्वीकारने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कोई भी अदालत ये नहीं कहेगी कि जिस भ्रूण में जान हो उसकी धड़कनें छीन ली जाएं। वहीं जस्टिस नागरत्ना इससे सहमत नहीं थी। उनका कहना था कि भ्रूण और माँ की पहचान अलग नहीं होती। माँ के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा होने के बावजूद उनका प्रेगनेंसी जारी रखना जोखिम से भरा होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अधिकार में गर्भपात का अधिकार भी शामिल है और इसलिए महिला को गर्भपात का हक न देना संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की राज्यों की शक्तियां के विपरीत चला जाएगा। अब जजों के इस तर्क को एक बड़े लेंस से देखने की जरूरत है। बड़ा लेंस है
पूरी दुनिया में गर्भपात को लेकर एक बहस, प्रो लाइफ बनाम प्रो चॉइस। मोटा मोटी अनुवाद करें तो जीवन का समर्थक होना बनाम व्यक्ति के चुनाव का समर्थक होना। प्रो लाइफ के पक्षधरों का तर्क है कि जीवन गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है, इसलिए अजन्मे भ्रूण को भी जीवन का मौलिक अधिकार है। वो गर्भपात को वैध बनाने का विरोध करते हैं और मानते हैं कि अजन्मे बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। गर्भपात के विकल्पों जैसे गोद लेने को बढ़ावा देना चाहिए। मोटा माटी जो तर्क है जस्टिस कोहली का। इसके उलट प्रो चॉइस समर्थकों का कहना है कि एक महिला को अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। वो प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती, ये उनका चयन होना चाहिए। वो गर्भपात के अधिकार को महिला की शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों से जोड़कर ही देखते हैं। उनका तर्क है कि हर महिला और हर गर्भावस्था की स्थिति अलग होती है और इसलिए केवल एक महिला ही खुद स्वयं अपने लिए सही निर्णय ले सकती है। वो राज्य से सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाएं मुहैया करवाने की मांग करते हैं, यानी जस्टिस नागरत्ना का जो तर्क है वहां। ये बहस बहुत जटिल है। इसमें संस्कृति, धर्म, नैतिकता और व्यक्तिगत अनुभवों की वजह से अलग अलग नजरिए हैं। इसी वजह से राजनीति और समाज में बहस चलती रहती है। अलग अलग देशों में कानून भी अलग अलग हैं। जैसे बीते साल जून महीने में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक हक को खत्म कर दिया। 1973 के चर्चित रो वर्सेस वेड के फैसले को पलट दिया, जिसमें महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था। अब इस मुद्दे को एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझते हैं। देखिए, प्रो लाइफ और प्रो चॉइस का डिबेट ये है कि यूजुअली हम मानते हैं कि प्रो लाइफ माने बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसका जिंदगी और महिला का चॉइस, पर इसको इन टर्म्स में पुट करना शायद पूरे मामले के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि प्रो लाइफ में महिला का भी लाइफ है। जो चाहे वो प्रेगनेंसी को कैरी करे, चाहे वो टर्मिनेशन का चॉइस ले, ये उसके बॉडी, उसके लाइफ को भी रिस्क पर रखता है। तो बात इतनी है कि एक महिला जो एक शिशु को दुनिया में लाती है, क्या उसको ये अधिकार हम देंगे कि वो ये तय कर पाए कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। एक बच्चे को नर्चर करने के लिए जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्या वो सपोर्ट सिस्टम उसके पास अवेलेबल है? राइट? अगर ये सारे सिस्टम्स उसके पास अवेलेबल नहीं है तो एक महिला की जिंदगी, उसके एग्जिस्टेंस के साथ भी तो ये अन्याय होगा। तो ये जो डिबेट है ये महिलाओं के एग्जिस्टेंस, उनके लाइफ को भी इस डिबेट के सेंटर में रखती है। और देखिए, बच्चे का लाइफ भी तभी अच्छा गुजर पाएगा अगर उसको एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है। राइट? तो क्या ये डिसीजन महिला को हम करने देंगे कि क्या वो उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएगी, और वो खाली महिला का जिम्मेदारी नहीं है, उसके आसपास वो सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, ये सब तय करने का उसको हक मिलना चाहिए। ये डिबेट इसके बारे में है। लेकिन तमाम बहसों के बावजूद महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। एमटीपी एक्ट है ही जिसके जरिए अलग अलग स्थितियों में महिलाएं गर्भपात करा सकती हैं। इसे एक प्रोग्रेसिव कानून के नजरिए से देखा जाता है। फिर भी ये कानून क्या कुछ सुधार की गुंजाइश रखता है? सुनिए एक्सपर्ट्स को। देखिए, एमटीपी एक्ट और खासकर आज जब हम यूएस में जो एक अभी जजमेंट आया है जिसमें अबॉर्शन को अब फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, बाकी कई ऐसे लॉज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेफिनेटली हमारे एमटीपी एक्ट में काफी सारे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं। ये महिलाओं के एग्जिस्टेंस, उनके राइट, उनके रिप्रोडक्टिव चॉइस को रिस्पेक्ट करता है। हाल ही में पहले सिर्फ मैरिड विमेन को 24 वीक्स तक टर्मिनेट करने का राइट था, वो अनमैरिड विमेन को भी एक्सटेंड हुआ है। हालांकि इंडियन पीनल कोड में राइटल रेप रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में अगर एक महिला ये कहती है कि उसके साथ उसके हस्बैंड ने भी जबरदस्ती किया तो उसको राइट टू अबॉर्शन है। तो उन मामलों में काफी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स इसके हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि देखिए, महिलाओं का रिप्रोडक्टिव राइट्स, उनका सेफ्टी सिर्फ लॉ तक सीमित नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं उसमें आज भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जानकारी सबको यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए हाइजीन प्रोडक्ट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स सबके पास अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई महिला अबॉर्शन का डिसीजन उसे लेना भी पड़े तो एक इन्फॉर्म्ड मेडिकल एडवाइस, सेफ अबॉर्शन फैसिलिटीज लो कॉस्ट पे सबके पास इक्वली अवेलेबल नहीं है।
राइट। तो लॉ के कुछ कुछ प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स डेफिनेटली हैं, पर जब तक ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जानकारी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सेफ गायनोकोलॉजिकल एडवाइजेस एंड ऑल्सो safe medical spaces where abortion can happen are not available to all women, सबको ये नहीं मिलेगा, तब तक प्रोग्रेसिव कानून होते हुए भी उसका जो रीच होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। राइट। तो एंड में मैं इतना जरूर फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसमें जब हम महिला की जिंदगी और एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसकी जिंदगी को जब एक दूसरे के ऑपोजिशन में खड़े रखते हैं, वो पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम है कि राइट, इट्स नॉट एक की जिंदगी, एक का चॉइस और दूसरे का जिंदगी, दोनों की जिंदगियां इसमें शामिल हैं। और एक महिला की जिंदगी कैसे गुजर रही है उस पर भी आने वाली शिशु का जिंदगी डिपेंड होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस डिबेट को समझना ज्यादा जरूरी है। बहरहाल 2 जजों की बेंच के बाद ये केस गया 3 जजों की बेंच के पास। 12 अक्टूबर को सीजीआई ने कहा कि किसी बच्चे की हत्या नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा अजन्मे बच्चे के अधिकारों पर विचार करना पड़ेगा। बिला शक महिला की स्वायत्तता अहम है, अनुच्छेद 21 के तहत उसका अधिकार है, लेकिन साथ ही हमें इस तथ्य के लिए भी सचेत रहना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाएगा वो अजन्मे बच्चे के अधिकारों को भी प्रभावित करेगा। इस टिप्पणी के साथ 3 जजों की बेंच ने महिला से कुछ और हफ्तों तक गर्भावस्था जारी रखने का भी आग्रह किया ताकि बच्चा शारीरिक और मानसिक विकृति के साथ पैदा न हो। साथ ही 13 अक्टूबर यानी आज हुई बहस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में अगली बहस सोमवार यानी 16 अक्टूबर को होगी। उसके पहले डॉक्टर महिला और फीटस यानी बच्चे की हेल्थ पर एक रिपोर्ट तैयार करें। सुनते हैं इंडिया टुडे की लीगल रिपोर्टर कनु सारदा को, जो इस केस की डिटेल बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में जब सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एम्स को दोबारा से उस महिला की जांच करने के लिए कहा गया है जिसने 26 हफ्ते प्रेग्नेंट जो महिला थी, उसने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जो मांग की थी उसको दोबारा से एग्जामिन करने को कहा है। उस महिला ने आज फिर से कोर्ट को ये बताया कि वो पहले ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है और उसके बाद भी उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और वो लगातार ऐसी दवाइयां खा रही हैं जो प्रेगनेंसी में सूटेबल नहीं है और वो काफी प्रॉब्लम में है जब से उनके पहले 2 बच्चे वो भी सिजेरियन के थ्रू हुए थे। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एम्स की मेडिकल बोर्ड को दोबारा से महिला की जांच करने के लिए कहा है। वो जांच अभी हो गई होगी, आज ही के लिए जांच के लिए बोला गया था और इस मामले की पूरी जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को रखी गई है ताकि कोर्ट डिसाइड कर पाए कि क्या महिला का अधिकार ज्यादा है जो वो कह रही है कि वो उस बच्चे को नहीं रखना चाहती, या उस बच्चे का जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है। तो आज पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बहुत डिटेल में ये बात की कि ये चॉइस की बात नहीं है, ये किसी की लाइफ की का भी सवाल है, इसीलिए हम ऐसी रूलिंग नहीं दे सकते। पर हाँ, कोर्ट ने सरकार को भी ये कहा है कि अगर इस केस में अगर उसको महिला को बच्चे को रखना ही पड़ा तो सरकार को उसका खर्चा उठाना होगा और सरकार आने वाले टाइम में अगर उस बच्चे को वो महिला नहीं रख सकती तो वो एडॉप्शन के लिए भी बात करे। यानी बहस लंबी है और जटिल भी है, इसमें एक साइड लेना बहुत मुश्किल है। आप बच्चे के अधिकारों को तरजीह देंगे तो महिला और उसके शरीर पर उसके चुनाव की बहस जटिल हो जाएगी। महिला के चुनाव को तरजीह देंगे तो अजन्मे बच्चे की जान सांसत में होगी। बेहद मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ इस केस का फैसला हो, यही आशा है।